नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर के केदारनाथ दौरे को बीजेपी संगठन मेवा इवेंट के तौर पर आयोजित करने जा रहा है। 5 नवंबर को पीएम सुबह 11 बजे जब केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम का देश के 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शंकराचार्य से जुड़े 100 शिवालयों में एलईडी स्क्रीन के जरिए इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। केदारनाथ में इस दौरान 7000 के आसपास श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। वहीं देश भर के शिवालयों में भी श्रद्धालु और बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि 2022 में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस दौरे को मेगा इवेंट के रूप में आयोजित करने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता 3 नवंबर को ही केदारनाथ पहुंच जाएंगे। पीएम के दौरे की तैयारियां तेज हैं। पीएम के केदारनाथ दौरे को मेगा इवेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण होगा। 100 शिवालयों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। 5 नवंबर को पीएम का केदारनाथ का दौरा है। पीएम के दौरे की तैयारियां तेज हैं। देश केदारनाथ आ रहे हैं और उसकी व्यापक तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और पूरे देश में कई स्थानों पे इस कार्यक्रम का जो है प्रसारण भी किया जाएगा। हर जगह बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और प्रधानमंत्री 5 तारीख को केदारनाथ से इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत करने वाले हैं। केदारनाथ में भी हमारे कार्यकर्ता 3 तारीख से वहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि एक भव्य दिव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का होने वाला है। 5 नवंबर को पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे पर आ रहे हैं। इसके पहले सीएम धामी 3 नवंबर को केदारनाथ का दौरा करेंगे और पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम धामी कुछ दिन पहले भी केदारनाथ दौरे पर गए थे। तो सीएम धामी 3 तारीख को केदारनाथ जाएंगे, तैयारियों को देखेंगे। सीएम पहले केदारनाथ जाएंगे। आपको बता दें कि 3 नवंबर को केदारनाथ का दौरा करेंगे सीएम धामी। केदारनाथ धाम और प्राचीन केदारनाथ मंदिर की सुंदरता तो वैसे भी देखने लायक होती है, लेकिन केदारनाथ मंदिर में लगी रंग बिरंगी लेजर लाइटें मंदिर की सुंदरता पर 4 चांद लगा रही हैं। श्रद्धालु जगमगाते मंदिर को देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शाम को केदारनाथ की आरती के समय मंदिर इन रंग बिरंगी लेजर लाइटों से जगमगा उठता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि पैदल मार्ग की थकान के बाद ऐसा नजारा देखने पर उनकी थकान गायब हो जाती है। वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा अब अंतिम चरण में है। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा है केदारनाथ आके। जहाँ की जो सुंदरता है वो देख के हम लोग मतलब इमोशनल हो गए कि हम सच में यहाँ पे आ गए। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। पीछे जो बर्फ के पहाड़ और आगे ये मंदिर, उसकी रोशनाई, लेजर लाइट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर वे सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च करेंगे। साथ ही सहकारिता विभाग की 670 पैक्स समितियों के कंप्यूटराइजिंग का भी उद्घाटन करेंगे। अमित शाह देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने 25,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस जनसभा के जरिए अमित शाह 2022 के चुनावी अभियान का भी आगाज करेंगे। 30 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री एक महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार की मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, उसकी यहाँ से लॉन्चिंग होने जा रही है और पूरे प्रदेश में 670 जो हमारे पैक्स हैं और 292 जो हमारी बैंक की शाखाएं हैं, पूरी जगह जो है हर कार्यक्रम जो है यहाँ से लाइव होगा और हर पैक्स में भी कार्यक्रम किया जाएगा और उस दिन पैक्स कंप्यूटराइजेशन का भी विधिवत जो है उद्घाटन हमारे गृह मंत्री और केंद्र सरकार में जो हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई जी करने वाले हैं। 30 तारीख के कार्यक्रम की जो गृह मंत्री जी का होगा उसमें आज हम सब लोगों ने यहाँ देखा ग्राउंड को पूरा,
तो इसी को फाइनल हम लोगों ने किया है और 30 तारीख की तैयारी के लिए सभी लोग पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं और मैं समझता हूं कि हजारों की संख्या में यहां पर लोग आएंगे गृह मंत्री जी को सुनने के लिए और चुनाव की दृष्टि से एक बड़ा आगाज यहां 30 तारीख को होने जा रहा है। प्रदेश में आई आपदा के बाद सीएम धामी लगातार एक्टिव हैं और आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने मंगलवार को खटीमा पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी सिविल अस्पताल, निर्माणाधीन एटीएस छात्रावास, आर्मी कैंटीन पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही मंडी समिति पहुंचकर धान तोल का भी जायजा लिया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश दिए। सीएम धामी बाजार में खड़े एक मूंगफली के ठेले से मूंगफली खरीदने के लिए भी वहां पर रुके। मंडी परिषद में जाके और क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। साथ ही साथ एकलव्य विद्यालय हमारा जो यहाँ पर लंबे समय से यहाँ के जनजाति समाज के उसकी लगातार मैंने मांग उठाई थी और अब उसका निर्माण कार्य लगभग 70-80% हो गया है। मेरा यह भी प्रयास है, मैंने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि 15 दिसंबर तक उसको भी पूरा कर दें, हैंडओवर कर दें। इसी प्रकार से बाईपास है, उसका भी जल्दी से जल्दी जो है काम पूरा हो। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, अब जैसे जैसे 22 का दंगल करीब आ रहा है, पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है और मुख्यमंत्री मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी राज्य के पहले ऐसे मंत्री हैं कि जो आपदा होने पर या डिजास्टर आने पर तत्काल फौरी तौर पर स्पॉट पर पहुंचते हैं। चाहे वो जुलाई अगस्त में जब उत्तरकाशी में डिजास्टर हुआ, 2 से 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई थी, आपने देखा कि अगले ही दिन मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए थे। चाहे चमोली की बात हो, अल्मोड़ा की बात हो, पिथौरागढ़ की हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। और 18-19 अक्टूबर को जो भीषण डिजास्टर यहाँ पर हुआ, खासकर कुमाऊं के क्षेत्र में, तो अगले ही दिन से मुख्यमंत्री तत्काल ग्राउंड जीरो पर जाकर राहत कार्य का उन्होंने जिम्मा संभाल लिया था। जो आपदा पीड़ित हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे और हमने देखा कि पूरे एक हफ्ते मुख्यमंत्री ने लगातार ग्राउंड जीरो वाले इलाकों में आपदा प्रभावितों के बीच पूरा समय बिताया। और खासकर कल जब वो खटीमा पहुंचे तो कोई प्रोग्राम मुख्यमंत्री का पहले से निर्धारित नहीं था। उन्होंने सरप्राइज ये विजिट बनाई और देखा कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से हालात हैं, आपदा प्रभावितों को मदद पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो इसको हम मान सकते हैं कि एक मिशन मोड के तहत मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त काफी कम है। आने वाले वक्त में आपको चुनावी तैयारियों के साथ साथ चुनावी दंगल में भी कूदना है और जिम्मेदारी और चुनौतियां भी काफी हैं। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के दिग्गजों के दौरे यहां पर अब शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल अनुपम, आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि यहाँ पर 30 अक्टूबर को खुद गृह मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उस दिन उनके एक जनसभा का भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर है और इसके साथ साथ 5 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुँच रहे हैं और ये एक बड़ा मेगा इवेंट होगा। जिस तरह से बीजेपी संगठन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है कि 5 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण कर रहे होंगे तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि देश के 100 बड़े शिवालयों में जो सीधे तौर पर शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं धार्मिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, उनमें इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। और अकेले उत्तराखंड में शंकराचार्य से जुड़े 11 शिवालयों में इसका लाइव प्रसारण होगा बड़ी LED स्क्रीन लगाकर और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वहां पर मौजूद होंगे। अभी तक का जो मोटा मोटा खाका खींचा गया है, करीब 7000 के आसपास श्रद्धालु उस समय जब प्रधानमंत्री लोकार्पण कर रहे होंगे केदारनाथ में होंगे, वहां से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और इसको देश भर के शिवालयों में बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे क्या स्थिति है और किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों उत्तराखंड में आई आपदा के बाद लगातार प्रभावित इलाकों में नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि प्रभावितों को समय पर मदद नहीं मिल पा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। नैनीताल के खैरना, रामगढ़ समेत ओखल कांडा और बेताल घाट इन दिनों पॉलिटिकल टूरिज्म का हब बना हुआ है। लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं और हर कोई प्रभावितों की मदद की बात कह रहा है।
सरकार के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद भी प्रभावितों के बीच पहुंचे और आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की बात कही। वहीं विपक्ष को लगता है कि आपदा की इस विपरीत परिस्थितियों में डबल इंजन की सरकार फेल रही है और लोगों तक सही समय पर मदद नहीं पहुंच पा रही। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी व्यक्ति आपदा से प्रभावित है, जिनको समस्याएं खड़ी हुई हैं, उनके बीच में तत्काल जाए, उनकी समस्या का समाधान करें और पूरी सरकार तन मन धन से आपदा प्रभावितों के साथ है और जो भी जिसका नुकसान हुआ है सरकार उसकी पूरी भरपाई करेगी। आप काम करिए, लाइए, डबल इंजन का कमाल दिखाइए ना। अब तो कहते हैं ना, सरकार की विदाई का वक्त आ गया। 19 अक्टूबर को आई आपदा से नैनीताल को भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों के दुकान और मकान इस आपदा में तबाह हो गए। आपदा पीड़ितों का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द मदद मिलनी चाहिए। वहीं स्थानीय लोग भी आपदा पीड़ितों को लेकर दी जा रही मदद को नाकाफी बता रहे हैं। सरकार से ये कहते हैं कि हम सरकार ये कहते हैं कि इसको जो है अच्छा संविधान बनाया जाए और बड़े ढंग से इसको और किया जाए और इसको जो मजबूत किया जाए और इससे लोग जो है कि जो लोग अभी हैं वो बचे रहे। कोई फायदा अभी तक नहीं मिल पाया। सप्ताह भर बीत गया है और जो है जख्म हरे ही हैं अभी, जिनको कहा जाएगा कि आपदा प्रभावित परेशान है। गांवों में स्थिति बिगड़ी हुई है। भले ही आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से हर संभव मदद की बात कही जा रही है। लेकिन चुनावी साल में नेताओं के दौरे से लोगों को कितना लाभ मिलेगा और चुनाव में पार्टियों को कितना फायदा मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा आपदा पीड़ितों को मदद की दरकार है, जो उन्हें जल्द दी जानी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रामनगर के आपदाग्रस्त चुकमा और सुंदरखाल गांव का जिलाधिकारी ने दौरा किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन गांव में बाढ़ से भारी तबाही हुई है और अब प्रभावितों को राहत देने का काम किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण भी अब विस्थापन के जरिए राजी हो गए हैं। ऐसे में उनके विस्थापन के लिए शासन स्तर पर बातचीत की जा रही है। देखिए, चुकम गांव से हम लोग लौट रहे हैं तो लगभग 40 घर ऐसे वो पूरी तरह से बह चुके हैं। अब वैसे सुंदरखाल में हम आए तो लगभग 25-26 घर ऐसे जो पूरी तरह से बह चुके हैं। फौरी राहत के तौर पे हम लोगों ने तिरपाल वगैरह जरूर हम लोगों ने उपलब्ध कराए, लेकिन वो पूरा समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हम लोगों ने दोनों जगह पर पूरे अच्छे टेंट्स हम लोगों ने मंगाए हैं। तो सुंदरखाल वाले पहले तक शायद मान नहीं रहे थे, लेकिन अब मान रहे हैं। वो ये कि वो कह रहे हैं कि हमें विस्थापित किया जाए। वैसे चुकम वाले भी अब मान गए हैं। और अब बात कर रहे हैं एक अहम जानकारी की। देखने न भूलिए आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज शाम 6 बजे। भाई सब 27-27 कर रहे हैं। हाँ, पर 27 को आखिर ऐसा है क्या? क्या तुमको नहीं पता? अच्छा, ऑफिस में तो बड़ा स्मार्ट बनता है। बिरादरी में नाक कटवा दी। अब नहीं बैठाऊंगा उनको। आज से इसका उधार बंद। शक्ल से ही नादान लगता है। गजब आदमी है यार। इतना पढ़ाना लिखाना सब बेकार। सबको पता है 27 को क्या है। आपको भी जानना है तो 27 अक्टूबर शाम 6 बजे जरूर। अब से चंद घंटे बाद आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है। आपका इंतजार करेंगे हम, भूलिएगा नहीं। आज शाम 6 बजे आपके घर आएंगे। आज हम न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो अब से चंद घंटे बाद आपके घर आएंगे आज हम। बस चंद घंटों का इंतजार। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज शाम 6 बजे आप देखिए, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है। आपका इंतजार करेंगे हम, भूलिएगा नहीं। आज शाम 6 बजे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनीताल से खबर है, कॉर्बेट पार्क के भीतर हो रहे निर्माण पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। एनटीसीए की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय वन्य पर्यावरण मंत्रालय, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, प्रमुख वन संरक्षक समेत निदेशक कॉर्बेट को नोटिस जारी किया है और 9 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी इसका निरीक्षण करें और क्या कार्रवाई हुई इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने निर्माण को बाघों के लिए खतरा बताया है।
कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की है सेंट्रल मिनिस्ट्री को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क को और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड को कि वो इस क्षेत्र का निरीक्षण करें, पूरे कॉर्बेट क्षेत्र में निरीक्षण करके जो निर्माण कार्य हुए हैं और जो वन कानून का उल्लंघन हुआ है उनके संबंध में कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट 9 नवंबर तक कोर्ट में फाइल करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।